नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका भी किंग से परमिशन लेकर आ गई थी, क्योंकि वहां पर स्टैचू ने अनिका को बेहोश कर दिया था और उसे न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट की बेसमेंट में छोड़ दिया था। जब अनिका को होश आया तो वो भी यहाँ पर रोहित के महल में आ गई थी और इधर से रोहित भी अब तक महल में आ जाता है। जब रोहित और अनिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को बड़े जोर से गले लगा लेते हैं। वो वहां पर अनिका का रूम में दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे हुए थे। रोहित अब अनिका को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त हो गया है उन्हें, क्योंकि वो बस एक दूसरे के वहां पर प्रेजेंस को ही महसूस कर रहे थे। अनिका रोहित की बाहों में ही थी कि तभी रोहित के दिमाग में एकदम से कुछ आया। तभी रोहित ने अनिका से सवाल पूछा कि जिस दिन मारवा हाउस पर अटैक हुआ था अनिका, क्या तुम भी वहां पर थी? रोहित का ये सवाल जायज था, क्योंकि रोहित के दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे ही सवाल थे जो जब वो स्वाति मल्होत्रा के साथ उसकी गुफा में था तब रोहित के दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि रोहित वहां पर था। लेकिन अनिका ने भी रोहित से एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका हैरानी से रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि अनिका खुद परेशान थी कि वो उसे इस सवाल का क्या जवाब दे। अनिका की हैरानी साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। रोहित ने अपनी बात को अब फिर से आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम्हें स्वाति माँ तक ये मैसेज तुमने ही पहुंचाया था? और सबसे बड़ी बात कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर अटैक होने वाला है? रोहित के मन में बहुत सारे सवाल थे। अनिका ने अभी तक रोहित के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो बस बड़े ही ध्यान से रोहित की बातों को ही सुन रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसे इन सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन रोहित बिना उसके क्या आंसर का इंतजार किए वो फिर से अनिका से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। रोहित के इन सवालों का अनिका क्या ही जवाब देती, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इनका क्या जवाब दे, कि आखिर वो रोहित को कैसे बताए कि इन सब सवालों का जवाब आखिर किसके पास है। आज अनिका एक दोराहे पर ही खड़ी थी। आज अनिका दो बोझों के नीचे दबी हुई थी। एक तो उसे अपने पापा से ही अपनी माँ के जिंदा होने का सच छुपाना पड़ रहा था, जे उसे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ रहा था सिर्फ उसकी माँ के लिए। लेकिन अब अनिका उस बोझ के नीचे तो पहले से ही दबी हुई थी, साथ में अभी वो एक और दूसरे बोझ के नीचे दबती जा रही थी, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अब उसे अपने अपने पति रोहित मारवा से भी उसके नाना के जिंदा होने का सच छुपाना पड़ रहा है। अनिका के लिए बस स्वाति मल्होत्रा का ही सच छुपाना बहुत ही भारी पड़ रहा था। लेकिन अब अनिका के लिए यहाँ पर दो राहें हो गए थे। वो इतनी कंफ्यूज थी कि अब उसे यहाँ पर रोहित के नाना का भी सच छुपाना पड़ रहा था। अनिका भी इसी कसमकस में थी कि आखिर वो रोहित के सवालों का क्या ही जवाब दे। अनिका अब रोहित को कैसे बता सकती है कि उसे कैसे पता चला कि उसकी आयशा माँ को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के दुश्मन। क्योंकि अनिका को तो इसके बारे में पता था, क्योंकि अनिका खुद किंग के साथ मारवा हाउस में आयशा मारवा को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। अनिका ने अब रोहित के सवाल को इग्नोर करते हुए ही अब रोहित से ही एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि अनिका अब रोहित के इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। और अगर वो ज्यादा देर तक चुप रहती तो शायद रोहित को भी अनिका के ऊपर शक हो जाता, और इसलिए अब अनिका उसके सवालों को इग्नोर करते हुए इससे अच्छा वो खुद ही रोहित से एक सवाल पूछ लेती है। अनिका ने अब रोहित से पूछा कि मिस्टर मारवा, आप भी बताइए ना कि आपको कैसे पता चला था कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि पहले तुम बेड पर बैठ जाओ। अनिका अब रोहित की ये बात सुनकर अनिका अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। हालांकि रोहित भी अनिका की चतुराई को देखकर काफी इम्प्रेस था, क्योंकि जो सवाल खुद रोहित ने अनिका से पूछा था अनिका ने उल्टा रोहित से ही उस सवाल को
पूछ लिया था। लेकिन रोहित बड़ी ही पेशेंटली अब अनिका को बेड पर बिठा देता है और फिर रोहित को भी अब अनिका अपने बगल में ही बैठने के लिए कहती है। अब दोनों बेड पे आराम से बैठ जाते हैं। रोहित अब उसके सामने बैठकर अनिका के दोनों ही हाथों को पकड़ लेता है और फिर वो कसकर अनिका को हक करते हुए कहता है कि मैं डर गया था अनिका, जब मैंने माँ को गोली लगते हुए देखा था। यहाँ पर रोहित अपने इमोशंस को अनिका के सामने दिखाता है कि उसने उस समय पर क्या फील किया था जब उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को गोली लगते हुए देखा था। एक पल के लिए तो रोहित की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। एक पल के लिए रोहित को लगा था कि उसकी माँ को शायद अब वो दोबारा से कभी भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो गोली आयशा मारवा को लगी थी उससे उसका बच पाना बड़ा ही नामुमकिन लग रहा था। अनिका जानती थी कि उस वक्त रोहित पर क्या बीत रही होगी। अनिका रोहित के दर्द को अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि अपनी माँ को ही ऐसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना कितना ही दर्दनाक होगा। अनिका जब रोहित ने आयशा माँ को देखा होगा तभी रोहित पर क्या ही गुजर रही होगी। अनिका भी यही सब सोच रही थी। अनिका अब धीरे धीरे अपने हाथों से रोहित की पीठ को सहलाने लगी थी, क्योंकि रोहित ने इतने दिन से अपने इमोशंस को वो अपने अंदर ही दबा रखा था, क्योंकि वो इतना सिर्फ अनिका के आंखें ही झुक सकता है, अनिका के आंखें ही टूट सकता है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि एक आदमी बस अपनी पसंदीदा औरत के आगे ही झुक सकता है और उसके आगे ही अपने दर्द को बयां कर सकता है। इसलिए रोहित भी कब से इस पल का ही इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी सारी ही दुख और तकलीफ को अनिका के सामने रखे और वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का फील करे। फिर अनिका ने रोहित से कहा, समझ सकती हूँ मिस्टर मारवा, अपने आप को खुद को संभालो। देखो अब तो माँ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम्हें उस समय लग रहा था। मैं तुम्हारे डर को, तुम्हारी तकलीफ को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन अभी आपको अपने आप को संभालना होगा। रोहित को अब खुद से अलग करते हुए अनिका रोहित की आंखों में आए हुए आंसुओं को पूछती है और फिर अनिका अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है कि आखिर उसे कैसे पता चला था कि मारवा हाउस में अटैक होने वाला है, क्योंकि रोहित ने भी अभी तक इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था। रोहित यहाँ पर इस सवाल का जवाब देने की बजाय अपने डर को अनिका को बताने लगा था। ये उस दिन की बात है जब अनिका ने किंग से कहा था कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट में उसके साथ काम करने वाली है। किंग ने उसे जो काम दिया था वो सिलिकॉन मास्क बनाने वाला, वो उसने पूरा कर दिया था। कुछ ही देर के बाद जब किंग ने अनिका से कहा था कि तुम इसे ध्यान से देखना और हाँ, हर 5 मिनट के बाद इसमें ये जड़ी बूटियों को इस कंटेनर में जो पानी गर्म हो रहा है उसमें हर 5 मिनट के बाद इन जड़ी बूटियों को डालना। ध्यान रहे कि टाइम बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। किंग की ये बात सुनकर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी कुछ समय सीमा होती है। ये कहते हुए ही किंग अब अनिका की तरफ देखने लगता है और फिर वो अनिका से पूछता है, क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि मैंने क्या बोला है? किंग के इस सवाल पर अब अनिका फिर से हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि जब पहले अनिका ने सिर हिलाया था तब किंग ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बस अनिका को इंस्ट्रक्ट करते हुए अपना काम कर रहा था। अनिका को अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद किंग अब अपने लैब से बाहर निकल जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अनिका इस काम को आगे से अच्छे से संभाल सकती है, क्योंकि अनिका की काबिलियत तो खुद किंग भी अच्छी तरह से जानते थे। भले ही वो अनिका के सामने कभी उसे शो नहीं करते थे, लेकिन उसकी काबिलियत पर तो वो भी कभी शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि किंग ने यहाँ पर अनिका की माँ स्वाति मल्होत्रा के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट पहले ही किए हुए थे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर पा रहे थे। और फिर अब किंग अपना वो फेस मास्क लगाकर टॉप फ्लोर से सीधा ही 7th फ्लोर पर आ जाते हैं और फिर वो अनिका के रूम में चले जाते हैं। अनिका के रूम में बने लैब में जाकर अब किंग ने उस सिलिकॉन मास्क को पहन लिया था, क्योंकि अनिका ने उस काम को करके उस सिलिकॉन मास्क को वहीं पर ही लैब में छोड़ दिया था। वो अभी तक किंग के लिए उस मास्क को लेकर नहीं आई थी, इसलिए किंग अब खुद अनिका के रूम में बनी हुई लैब में जाते हैं और अब उस मास्क को पहन कर ट्राई करते हैं। और
फिर उन्होंने एक आई लेंसेज भी लगा लिया था उस मास्क को पहनने के बाद। कुछ ही देर तक खुद को कंफर्टेबल करते हुए किंग उस लैब से अब निकलकर उस रूम में चले जाते हैं जो उन्होंने रोहित के लिए ऑफिस के काम करने के लिए जो उन्होंने एक अलग से रूम बनवाया हुआ था। किंग अब उसी रूम में चले जाते हैं और फिर वो अपनी तब वो अपना टैब निकालते हैं और फिर वो टैब पर कुछ टाइप करने के लिए लग जाते हैं। कुछ ही देर में किंग अब रोहित के फ़ोन को हैक कर लेते हैं और फिर वो रोहित के फ़ोन का एक्सेस लेने के बाद वो रोहित के फ़ोन से एक नंबर डायल करते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आई, ओए क्यों फ़ोन किया है तूने? मेरे को अब तो मेरी एकेडमी का होल्ड भी तेरे हाथ मैंने तो अपनी एकेडमी का होल्ड भी अब तो तेरे हाथ में दे दिया है। तो तूने जब से अनिका से शादी की है उसके बाद से तो तुम ही सारे डिसीजन को ले रहे हो। फिर तुमने अब मुझे याद क्यों किया? जिस इंसान को यहाँ पर किंग ने फ़ोन किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो अनिका को मार्शल आर्ट सिखाने वाले उसके बलबीर सर थे। यहाँ पर किंग ने बलबीर सर को ये मैसेज यहाँ पर फ़ोन कर दिया था, लेकिन बलबीर सर ने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने सीधा ही रोहित को ये सब कह दिया था, क्योंकि बलबीर सर मोस्टली अनिका से भी और रोहित से भी ऐसे ही बात करते थे। यहाँ दूसरी तरफ अनिका किंग के ही लैब में वही काम कर रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि उसे किंग को ये बताना क्योंकि उसे ये ख्याल आया कि वो किंग को ये बताना भूल गई है कि उसने जो मास्क बनाया था वो तो उसी लैब में है, क्योंकि अभी तक अनिका ने ये नहीं कहा था कि मास्क कहाँ है, क्योंकि अनिका के बताने से पहले ही किंग उस मास्क को पहन करते देख चुके थे। क्योंकि किंग ने भी खुद ये एक एस्टिमेट लगा लिया था कि अगर अनिका यहाँ पर उस मास्क को लेकर नहीं आई है तो जरूर वो अनिका की लैब में ही होगा। अनिका ने अब फ्लेम को काफ़ी कम कर दिया ताकि वो किंग को ये बात बताने के लिए जा सके और फिर वो लैब से बाहर आ गई थी। रूम में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने के बाद अनिका ने देखा कि किंग तो अपने रूम में यहाँ पर है ही नहीं। तब अनिका उस रूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि बाहर से स्टैचू आ रही थी। अनिका ने अब उस स्टैचू से पूछा कि आखिर किंग कहाँ है, क्योंकि स्टैचू को मोस्टली पता होता था कि किंग कब क्या कर रहे हैं। इसलिए अनिका ने एक होप के साथ स्टैचू से ये सवाल किया। अनिका के इस सवाल पर अब स्टैचू ने भी जवाब दिया कि वो तो युवराज के रूम में गए हुए हैं। स्टैचू की ये बात सुनकर अब अनिका हैरानी से पूछती है कि वो वहां पर क्यों गए हैं, क्या उन्हें वहां पर कोई काम था? अनिका के इस सवाल पर अब स्टैचू कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि किंग की अपनी मर्जी होती है, वो जब चाहे जहां पर जा सकते हैं। वो यहाँ पर युवराज के रूम में क्यों गए हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अभी वो युवराज के रूम में हैं। अनिका अब स्टैचू से कहती है कि क्या तुम लैब में जाकर चेक कर सकती हो कि कंटेनर में बॉयल अभी भी हो रहा है या नहीं, या वो जलने लगा है, क्योंकि मैं बस अभी किंग से मिलकर अभी आती हूँ। अनिका स्टैचू को वो सारी बातें बोल देती है। अनिका की इस बात पर अब स्टैचू कहती है कि ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। ये कहते हुए ही अब वो स्टैचू किंग के लैब में अनिका की बात को फॉलो करते हुए चली जाती है और वहां पर उस फ्लेम को चेक करती है और साथ के साथ उस बॉईल हो रही जड़ी बूटियों को भी। यहाँ अनिका भी अब तक एलिवेटर से सीधा ही अपने रूम की तरफ आ जाती है। रूम में आकर वो देखती है कि किंग तो यहाँ पर है ही नहीं। अनिका किंग को ढूंढते हुए अपने लैब में जाकर देखती है तो वहाँ भी किंग नहीं थे, क्योंकि स्टैचू ने उन्हें वहां पर युवराज के कमरे में बोला था। लेकिन उससे पहले अनिका अपने कमरे में जाती है और वो चेक करती है कि उसे खुद ही वो मास्क अब किंग को दे देना चाहिए। अब वहां पर रोहित का जब अनिका देखती है कि उसके लैब में वहां पर अब रोहित के फेस का मास्क भी नहीं था, तो और ना ही वो लेंसेज थे जो अनिका ने किंग के कहने पर बनाए हुए थे, क्योंकि ये लेंसेज बिल्कुल रोहित की आंखों के कलर के जैसे ही थे। अनिका अब अपनी लैब का दरवाजा बंद कर देती है। वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर किंग खुद ही आए थे और वो फिर से बाहर जाने लगती है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो एक बार उस रूम को भी देख ले जो रोहित के काम के लिए बनाया है, क्योंकि अनिका ने पहले उस कमरे को बाहर से ही देखा था, लेकिन वो अंदर तक उसके ऑफिस वाले रूम में नहीं गई थी। अनिका धीरे से अब उस रूम के दरवाजे के पास जाती है और फिर वो धीरे से दरवाजे को खोलकर देखती है तो किंग किसी को कह रहे थे कि मुझे वहां पहुंचने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं, तब तक तुम दोनों को मिलकर ही मारवा हाउस को प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि किंग को इस बात का तो पहले से ही पता चल गया था कि उसके दुश्मन यहाँ पर आयशा मारवा को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए किंग जल्द से जल्द वहां पर
दिल्ली में पहुंचना चाहते थे और वो मारवा हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब किंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि वो लोग किस दिन मारवा हाउस पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वहां पहुंचूं तब तक आप दोनों को वहां पर सब संभालना होगा। किंग की बात को सुनकर बलबीर सर कहते हैं कि रोहित मारवा मेरा तो ठीक है, पर तुमने इस सुखबीर को भी फोन क्यों किया है? क्योंकि मारवा हाउस को तो प्रोटेक्ट मैं खुद ही कर सकता हूँ, इस सुखबीर के साथ भला मैं अपना काम कैसा करूँगा? क्योंकि यहाँ पर सुखबीर और बलबीर सर दोनों ही हालांकि वो पहले से अच्छे दोस्त थे, कुछ समय के बाद उनमें मनमुटाव हो गया, लेकिन जब उन्होंने अनिका का साथ दिया उसके बाद से उन दोनों में फिर से थोड़ी सी बनने लगी थी, लेकिन दोनों का एटीट्यूड अभी भी सेम का सेम ही था। अब बलबीर सर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि आज भी मेरी उससे नहीं बनती है, क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड अपने चरम सीमा पर होता है। बलबीर सर की ये बात सुनकर तो इस वक्त किंग को ऐसा लग रहा था कि वही सबसे पहले इन दोनों के ही साथ फाइट करे, क्योंकि इन दोनों का लफड़ा तो कभी खत्म होता ही नहीं है। बलबीर सर की बातों को सुनकर उसे किंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब उन्हें सीधे कमांड नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने रोहित की तरह ही उनसे बात की थी और रोहित के वो गुरु थे, इसलिए वो उनसे ऐसे बात भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब किंग फिर से कहते हैं कि एक तो पहले ही एक छोटी सी बात पर इन दोनों ने अपनी अलग अलग एकेडमी खोल ली। इन्हें इतना भी नहीं पता कि अगर ये दोनों साथ में अगर सिखाते तो इनके सिखाए हुए फाइटर का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि दोनों ही अपने ही मार्शल आर्ट्स में बहुत ही फेमस है, दोनों ही अपने अपने काम में बड़े ही हुनरबाज हैं। किंग अभी यही सोचते हैं, एक तरफ बलबीर सर जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुखवीर सर टेक्निक्स पर फोकस करने के लिए कहते हैं। और अगर ये दोनों ही मिलकर अपने इन दोनों ही टेक्निक्स को और अपनी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को अगर मिलकर अपने स्टूडेंट को सिखाए तो उसके स्टूडेंट्स का कोई भी जवाब नहीं होगा। अपने ही ख्यालों से बाहर निकलकर अब किंग ने रोहित बनकर एक ही बात कही कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों मारवा हाउस पहुंच जाए। ये कहते हुए ही अब किंग ने फोन को कट कर दिया और फिर वो एक गहरी सोच में थे कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी पूरी बात सुन ली हो तो तुम अनिका, तो मुझे ये बताओ कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने वो किया? क्योंकि जब किंग यहाँ पर बलबीर सर से बात कर रहे थे तब उन्हें आभास हो गया था कि अनिका उन्हीं के पीछे आ गई है और वो उसकी बात सुन रही है। हालांकि अनिका का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो चुपके से किंग की बात को सुने, लेकिन जब अनिका किंग के पास आई तो किंग फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए अनिका ने उस समय कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और वो वहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। किंग की ये बात सुनकर अब अनिका थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि अनिका का इंटेंशन तो ये था ही नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि क्या ये सच है कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है? क्योंकि मारवा हाउस पर अटैक होने वाली बात को सुनकर अनिका खुद हैरान थी। इसलिए अब अनिका किंग से इस बात को कंफर्म कर लेना चाहती थी। अब अनिका के इस सवाल पर अब किंग अनिका को जवाब नहीं देते और फिर वो उसके रूम से चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। किंग को ऐसे चुपचाप बाहर निकलते हुए देखकर अब अनिका भी खुद भी हैरान थी, क्योंकि किंग ने उसे मारवा हाउस के ऊपर होने वाले हमले के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अनिका उसके बारे में अब भी जानना चाहती थी। इसलिए अनिका भी अब किंग के पीछे पीछे ही चली जाती है। जब अनिका किंग के पीछे जा रही थी तो तभी अनिका की नजर बालकनी में बैठे हुए गरुड़ पर जाती है, जो अभी भी बालकनी में बैठा हुआ था। अनिका इस बात पर बिना ध्यान दिए ही अब वो भी किंग के पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ गरुड़ अनिका की बालकनी से उड़कर अब आसमान की तरफ चला जाता है। इधर यहाँ पर किंग अपने पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर प्रैक्टिस कर रहे अपने फाइटर से कहते हैं कि वो सभी कहाँ पर हैं। किंग के इस सवाल पर एक फाइटर कहता है कि किंग वो वाटर फाइटिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस फाइटर की बात को सुनकर अब किंग भी अपने पैलेस से बाहर निकल कर आते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनके फाइटर अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। अपने हाथों से ताली बजाकर अब वो उन्हें अपनी तरफ देखने को कहते हैं। किंग की ताली की आवाज सुनते ही जब सारे ही फाइटर उनकी तरफ देख रहे थे तब किंग ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर की मीटिंग हॉल में सभी आए, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है।
ये बात कहते हुए ही किंग अपने पैलेस में आ जाते हैं, लेकिन वो फाइटर जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे, किंग की ये बात सुनकर एक पल के लिए वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना क्या जरूरी है कि किंग अभी आज उन्हें खुद यहाँ पर बुलाने के लिए आए हैं। लेकिन वो यहाँ पर अभी किंग से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे, इसलिए अब उन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। शायद कुछ हुआ ही होगा, इसलिए ही तो शायद किंग ने उन्हें मीटिंग हॉल में बुलाया है, नहीं तो किंग मोस्टली ऐसा नहीं करते थे। इसलिए वो ये सब सोचते हुए वो अब फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए मीटिंग हॉल में अब चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके सामने वहां पर अनिका खड़ी हुई है। किंग अब अनिका को इग्नोर करके जाने ही वाले थे कि तभी अनिका किंग से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे भी आपके साथ जाना है। अनिका की ये बात सुनकर किंग ना में अपना सिर हिला देते हैं और साथ के साथ कहते हैं, नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती। और फिर इतना कहने के बाद किंग अब अनिका से कोई और बात नहीं कहते और वो अनिका के पास से आगे निकल जाते हैं। किंग के इस बिहेवियर से अनिका अब उन्हें घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि दिन पर दिन अनिका को किंग का बिहेवियर कुछ समझ में ही नहीं आता। अनिका समझ गई थी कि किंग उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए वो कुछ सोचने लगी कि आखिर वो कैसे किंग के साथ वहां पर जा सकती है, क्योंकि अनिका भी अगर मारवा हाउस पर सच में हमला होने वाला था तो अनिका भी वहां पर मारवा हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए किंग के साथ जाना चाहती थी। वो यहाँ पर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। अब तक वो सारे ही फाइटर भी फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे जिन्हें यहाँ पर किंग ने बुलाया था। यहाँ अनिका भी अब धीरे से उसी रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर किंग अपने फाइटर के साथ मीटिंग करने वाले थे। कुछ ही देर के बाद जब किंग ने उस रूम का दरवाजा खोला तो सामने अनिका को फिर से देखकर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें लैब में होना चाहिए था ना, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है क्या? तुम अब वो काम नहीं करना चाहती? किंग की ये बात सुनकर अनिका कुछ कहने ही वाली थी, तभी किंग फिर से कहते हैं, अगर तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो तुम मुझे पहले ही बता देती, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले ही उस एक्सपेरिमेंट में साथ नहीं लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी ना उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की। तो फिर जब मैंने तुम्हें उसमें इन्वॉल्व किया है तो अब तुम उस काम को कर क्यों नहीं रही हो, या तुम मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहती? किंग की इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका ने कहा कि मैं भी आपके साथ वहां जाना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी बात को सुन लीजिए ना। अनिका की इस बात पर अब किंग अनिका को सीधे ही फिर से मना कर देते हैं और फिर उसे लैब में जाने के लिए कह देते हैं। और किंग कहते हैं कि जाओ, जाकर तुम अभी उस एक्सपेरिमेंट को करो, अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ भी कमी हुई तो उसके लिए ये फिर तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। यहाँ अनिका उसी दिन के ख्याल में ही थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि रोहित उसे कह रहा था कि अनिका कहाँ खो गई हो तुम। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका उसे कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि अनिका अभी तक बस इन्हीं ख्यालों को सोच ही रही थी कि कैसे वो किंग को मना रही थी वहां पर आने के लिए, लेकिन किंग हर बार उसकी बात को मना कर रहे थे। अनिका को ऐसे खोया हुआ देखकर फिर रोहित एक पल के लिए सोचता है कि आखिर अनिका क्या सोच रही है, क्योंकि अभी तक दोनों ने ही अपने सवालों के जवाब नहीं दिए थे। अनिका की इस बात पर अब रोहित हैरान हो जाता है। अनिका अब रोहित से पूछती है कि आप बताइए, आपको मिस्टर मारवा कैसे पता चला था कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है? अनिका के दोबारा से इस सवाल पर अब रोहित कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम का दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। रोहित अब अनिका से कहता है कि मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अपने बेड से उठकर अब दरवाजे की तरफ चला जाता है। रोहित जब दरवाजे को खोलता है तो सामने अंजलि मामी थी। रोहित अब उन्हें अंदर आने के लिए कहता है तो वो अंदर आ जाती है और फिर वो रोहित से कहती है कि बेटा दरवाजा बंद कर दो प्लीज, क्योंकि अंजलि मामी यहाँ पर जो बात रोहित और अनिका से करने वाली थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए अंजलि मामी रोहित को दरवाजा बंद करने के लिए कह देती हैं ताकि उनकी बात किसी और को पता ना चले। अंजलि मामी की रिक्वेस्ट को सुनकर रोहित अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब अंजलि मामी को देखकर अनिका भी हैरान हो जाती है और फिर वो रोहित को देखती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका को तो खुद भी पता नहीं था कि अंजलि मामी यहाँ पर क्या कर रही हैं और वो कब आई हैं। अनिका ने सोचा शायद इस बात के बारे में रोहित को पता होगा, इसलिए अब वो रोहित को हैरानी से देखती है कि शायद रोहित ही उसे कोई हिंट दे दे। और फिर अनिका अपने मन में ही यही सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसे बताया क्यों नहीं है कि अंजलि मामी भी यहाँ पर आई है। अपनी हैरानी को छिपाते हुए अब अनिका अपने बेड से उठकर कहती है कि मामी आप यहाँ पर? अनिका के इस सवाल पर अब अंजलि मामी कहती है
कि क्या मैं तुम दोनों के रूम में नहीं आ सकती हूँ क्या? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? क्या मेरा इस रूम में आना अलाउड नहीं है क्या अनिका? अंजलि मामी की इस बात पर अब अनिका कहती है कि नहीं मामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, आप कहिए मामी। ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी मामी को एक हक कर लेती है, क्योंकि अनिका भी अपनी मामी को बहुत दिनों के बाद मिली थी। अनिका के सडनली इस एक्शन पर अंजलि मामी कहती है कि तुम तो मुझसे ऐसे मिल रही हो जैसे कि तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो। अनिका, क्या तुम ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंजलि मामी की ये बात सुनकर तो अब अनिका कहती है कि नहीं मामी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अनिका को जब तक किसी बात के बारे में पता नहीं था तब तक वो ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी जिससे अंजलि मामी को उस पर शक हो जाए। और फिर अब वो रोहित को ताने मारते हुए कहती है कि बस किसी ने मेरी जगह किसी और को दे दी है, क्योंकि अनिका को यहाँ पर रोहित से शिकायत थी कि उसने अभी तक अंजलि मामी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये बात तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी कि अंजलि मामी को वहां पर देखकर खुद रोहित भी उतना ही हैरान था जितनी की यहाँ पर अनिका थी। क्योंकि जब रोहित ने भी बच्चों के कमरे में अंजलि मामी को देखा था तो वो भी हैरान हो गया था। उसे भी नहीं पता था कि आखिर अंजलि मामी यहाँ पर कैसे आई। ये कहते हुए ही अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है। रोहित को तो अनिका की ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर अनिका रोहित को ऐसे क्यों देख रही है। यहाँ अनिका के मन में भी यही बात थी कि रोहित ने एनी को पूरी तरह से अनिका बना दिया था, इसलिए ही शायद उसने मुझे ये सारी बातें बताना जरूरी ही नहीं समझा। अनिका अपनी ही अलग से शिकायतें अपने मन में दोहरा रही थी और रोहित को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। क्या उसने कुछ गलत कर दिया है क्या? रोहित अभी भी यही समझने की कोशिश कर दे रहा था कि आखिर उससे गलत क्या हुआ है। अनिका अपने मन में अब सोचती है कि सबसे पहले अनिका एनी से मिलेगी और वो एनी से ही पूछेगी कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ अंजलि माँ भी अब अनिका और रोहित से कहती है कि क्या तुम दोनों ने मेरे बेटे को ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि अंजलि मामी यहाँ पर सीधे सीधे उनसे अपने बेटे को ढूंढने की पूछने आई थी कि उन्होंने क्या कुछ किया है या नहीं। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब रोहित और अनिका इस वक्त क्या ही जवाब देते, क्योंकि दोनों ही इस वक्त कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर अंजलि मामी कौन से बेटे की बात कर रही है। अब तो बस अनिका और रोहित दोनों ही जॉन और रैनी के ही आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि बस वे जॉन और रैनी हैं जो इस पूरे ही मामले को सुलझा सकते हैं। वही उन्हें बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब रोहित और अनिका की ये कंफ्यूजन दूर हो इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, रोहित ने ही बात को संभालते हुए कहा कि मामी, आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए, हम कुछ करते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा रोहित और अनिका कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। रोहित की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी भी दोनों को ही थैंक यू बोलकर चली जाती है, क्योंकि रोहित ये बात अब समझ गया था कि यहाँ पर उसकी एब्सेंस में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। इसलिए वो ये रोहित यहाँ पर जोन से सारी बातें पूछना चाहता था और अनिका एनी से। यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अब हैरानी से एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी उनको एहसास होता है कि एक बार फिर से उनके रूम का दरवाजा नॉक हुआ है। अब कौन हो सकता है, इसलिए अब वो दोनों यही सोचते हैं, क्योंकि अभी अभी तो अंजलि मामी उनके कमरे से गई है। अनिका ने जाकर अब की बार दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने उसके पापा करण गुलेरिया थे। अनिका ने काफी वक्त के बाद अपने पापा को देखा था, इसलिए अनिका ने करण गुलेरिया को अंदर आने के लिए कहा। तो अंदर आने के बाद अब करण गुलेरिया ने भी रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर रोहित और अनिका से कहने लगे कि तुम दोनों को मेरी रिक्वेस्ट याद नहीं है ना? एक बार फिर से मैं तुम दोनों को ये कह देता हूँ कि तुम दोनों अंजलि के बेटे को ढूंढने में उसकी कोई भी हेल्प मत करो। मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा, तुम दोनों को इस मैटर में घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात मैं तुम दोनों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जिस तरह से अंजलि को मैंने अभी अभी तुम दोनों के कमरे से जाते हुए देखा तो मुझे पूरी तरह से पक्का यकीन है कि वो अभी भी यहाँ पर अपने बेटे की ही पूछने के लिए आई होगी। इसलिए मैं तुम दोनों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके बेटे को ढूंढने में उसकी कोई भी हेल्प मत करना। करण गुलेरिया की ये बात को सुनकर अब इस वक्त रोहित और अनिका दोनों ही करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही हैरान थे, क्योंकि करण गुलेरिया की ये बात उनकी समझ से बिल्कुल ही बाहर थी।
आज तो रोहित और अनिका को ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर आए हैं या फिर किसी और के, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था वो सब उनकी समझ से परे था। उनके एब्सेंस में यहाँ पर कितना कुछ हो गया था ये सब उनको पता ही नहीं था। आज उन्हें अपने ही घर में आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के घर के अंदर आ गए हो, जिन्हें उस घर में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं था। पहले अंजलि मामी और अब करण गुलेरिया दोनों ही ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उनकी समझ से परे थी। करण गुलेरिया अब रोहित से कहते हैं कि जिस डील को पाने के लिए आकाश इतनी मेहनत कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम भी बस इस डील में ही मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से अपना नाम रजिस्टर कर दो। करण गुलेरिया यहाँ पर रोहित को एक बिजनेस प्रपोजल के लिए एक आइडिया देते हैं। करण गुलेरिया की इस बात पर अब रोहित कहता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा के सालों पहले ही मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में बिन लिखा एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम कभी भी एक दूसरे के बिजनेस के बीच में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस डील को फाइनल किया है तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि जिस डील के लिए आकाश यहाँ रहकर भी मेहनत कर रहा है मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊं। हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ सकते हैं? हम इस डील को नहीं तोड़ सकते। रोहित के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो इंडिया चला जाए और फिर वहीं से ही अच्छे से इस डील को पाने के लिए मेहनत करे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब यहाँ पर आकाश कुछ दिन और रहे। करण गुलेरिया की इस बात पर अब रोहित जवाब देता है कि अभी तो किसी भी हाल में आकाश नहीं जा सकता, क्योंकि उसे यहाँ पर रहकर ही कवीना आलिशा के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को संभालना है। रोहित की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि अरे उस प्रोजेक्ट को तो मैं भी तो यहाँ पर रहकर संभाल सकता हूँ ना, इसमें आकाश की यहाँ पर क्या जरूरत है? क्योंकि करण गुलेरिया हर हाल में चाहे उसे यहाँ पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कितना ही नुकसान क्यों ना हो, बस हर हाल में किसी भी तरह से आकाश गुलेरिया को यहाँ से अंजलि से दूर भेजना चाहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी को भी आकाश अंजलि का बेटा है इस बात का संदेह हो। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए करण गुलेरिया कहते हैं कि रोहित तुम ये भूल जाओ कि वो तुम्हारी बीबी का भाई है, उसे अपने कंपटीटर के रूप में ही देखो और मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी इस डील में ले आओ। रोहित अब करण गुलेरिया की इस बात पर कहता है कि आप यही चाहते हैं ना कि आकाश इंडिया चला जाए। रोहित के सीधे ही इस डायरेक्ट क्वेश्चन से अब करण गुलेरिया थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि रोहित ने सीधे ही करण गुलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया था कि करण गुलेरिया यहाँ पर खुद को लॉस में क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि वो हर हाल में आकाश गुलेरिया को इंडिया भेजना चाहते थे। लेकिन अब खुद को ही करण गुलेरिया संभालते हुए कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर कोई नहीं है जो गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी पर ध्यान दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से इंडिया चला जाए और वो भी जल्द से जल्द। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका ने कहा कि आपसे ये किसने कह दिया कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी को कोई देखने वाला नहीं है वहां पर? रोहित ने अभी कुछ दिन पहले ही मारवा हाउस की सिक्योरिटी के साथ साथ गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। अनिका ये जानती थी कि मारवा हाउस पर जब अटैक हुआ था तो उसके बाद से ही रोहित ने गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। अनिका को रोहित के इस डिसीजन पर काफी प्राउड हो रहा था, इसलिए उस बात को याद दिलाते हुए अनिका अब करण गुलेरिया को कहती है, क्योंकि भले ही मयूर गुलेरिया यहाँ पर आकाश गुलेरिया के साथ आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर गुलेरिया हाउस सेफ नहीं था। अनिका ने अपने पापा से ये कहा कि आप ही गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर बच्चों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए और बिजनेस के लिए आकाश यहाँ पर है, वो यहाँ पर सब संभाल लेगा। आप बिजनेस और गुलेरिया हाउस के बारे में चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ये क्वालिटी टाइम बस बच्चों के साथ ही स्पेंड कीजिए। करण गुलेरिया जानते थे कि अब वो अनिका के साथ और कोई आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो यही सोचते हैं कि अब उन्हें ही कुछ और ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। आकाश को इंडिया भेजने के लिए ये सोचते हुए ही अब करण गुलेरिया रोहित और अनिका के रूम से उन्हें बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ करण गुलेरिया के जाते ही अब रोहित और अनिका दोनों ही अब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। कभी वो एक दूसरे को देखते हैं, कभी वो कुछ सोचने लग जाते हैं। रोहित और अनिका दोनों साथ में ही अब एकदम से बोलते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
ये कहते हुए ही अब दोनों एक दूसरे को बड़ी ही हैरानी से देखते हैं और फिर दोनों ही अपने मन में ही सोचते हैं कि अब बस कोई और नई बात जानने से पहले ही जॉन और एनी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि अगर हमने कोई और बात जान ली और गलती से भी अगर हमारे मुंह से कुछ भी निकल गया तो ये यहाँ पर एक मैस क्रिएट हो सकता है, वरना पता नहीं अभी और कितने ही शौक हमें मिलने वाले हैं। अब तो बस एनी और जॉन ही आकर यहाँ पर हमारे सारे ही सवालों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में रोहित का कैबिन आज पूरा ही गिफ्ट से और बुके से भर गया था, क्योंकि पूरे ही कैंपस को ये पता था कि कल यहाँ पर उनके एचओडी का बर्थडे है, इसलिए सब उन्हें विशेष करने के लिए आ रहे थे और ढेर सारी विशेष उन गिफ्ट्स के साथ थी। जॉन ने अब कॉलेज के पियोन से कहा कि ये सारे ही गिफ्ट और बुके सभी को ही मेरे फ्लैट में रखवा दो। रोहित की ये बात सुनकर अब उस पियन ने भी अपने साथ कुछ हेल्पर को लेकर अब सारे ही गिफ्ट और बुके को उठा लेता है और फिर वो सभी ही रोहित यानी कि जॉन के पीछे पीछे आ जाते हैं और कुछ ही देर में जॉन अपार्टमेंट में आ जाता है और वो एलिवेटर से 6th फ्लोर पर आ जाता है और जॉन के पीछे पीछे वो सभी भी आ जाते हैं जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। सारे गिफ्ट्स और बुके को रोहित के फ्लैट में रख देने के बाद जॉन उनको थैंक यू बोलता है और फिर वो सभी भी रोहित के फ्लैट से उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर भूमिका अब एनी को एक मैसेज करती है कि तुम मुझे और निखिल को इस लोकेशन पर पिक कर लेना, क्योंकि अनिका मेरी गाड़ी को लेकर चली गई है। एनी अभी भी स्टाफ रूम में ही जब अनिका बैठी हुई थी तब उन्हें अपने फोन पर यानी कि अनिका वाले फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जब एनी ने उस मैसेज को खोला तो ये भूमिका का मैसेज देखती है, तो अब वो भूमिका को भी उसके किए हुए मैसेज पर एक थम्स अप का इमोजी सेंड कर देती है। यहाँ अपने ही कॉलेज के काम में को पूरा खत्म करने के बाद अब एनी अब भूमिका की बताई हुई लोकेशन पर कुछ ही देर में पहुंच जाती हैं, जहां पर भूमिका और निखिल पहले से ही दोनों वहीं पर ही एनी का वेट कर रहे थे। वो दोनों भी अब जल्दी से जब उन्होंने एनी को वहां पर आते हुए देखा तो वो जल्दी से अब एनी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो तीनों अभी वहां पर जॉन का ही वेट कर रहे थे। एनी ने अब जॉन को मैसेज किया कि मैं इस लोकेशन पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से वहां पर आ जाओ, क्योंकि चारों ही यहाँ से एक साथ रोहित के पैलेस में जाने वाले थे। एनी का ये मैसेज मिलते ही अब जॉन भी जल्दी से रोहित के फ्लैट के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर वो एलिवेटर से सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। अपार्टमेंट से बाहर आने के बाद जॉन अब जल्दी से एनी की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगता है। कुछ देर के बाद जॉन भी अब उस लोकेशन तक पहुंच गया था जो एनी ने जॉन को भेजी थी। जब जॉन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि गाड़ी में एनी के साथ भूमिका और निखिल भी पहले से ही बैठे हुए थे और वो तीनों ही अभी बस उसी के ही आने का वेट कर रहे थे। जॉन भी अब उनको ज्यादा इंतजार न कराते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो एनी अपनी गाड़ी को रोहित के पैलेस की तरफ ले जाने लगती है। तो जॉन अब कहता है कि एनी हम दोनों को सबसे पहले रोहित सर और अनिका मैडम से मिलना चाहिए। पता नहीं वो दोनों इस वक्त किस सिचुएशन में होंगे, उन्हें कभी भी कुछ पता भी है या नहीं। उनकी ये बात सुनकर तब अब एनी भी कहती है कि क्या रोहित सर पैलेस में आ गए हैं, क्योंकि एनी ने अनिका को तो देख लिया था, इसलिए एनी समझ जाती है कि अनिका तो पैलेस में चली गई है। लेकिन एनी को भी ये नहीं पता था कि रोहित भी अभी पैलेस में पहुंच गए हैं, इसलिए वो अब जॉन से सीधा ही क्वेश्चन पूछती है। एनी के सवाल पर अब जॉन भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और जैसे ही भूमिका ने ये सुना तो वो एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से जॉन से पूछती है कि क्या सच में रोहित पैलेस में आ गया है, क्योंकि अनिका को तो खुद भूमिका ने भी देख लिया था, लेकिन अभी भूमिका रोहित से नहीं मिली थी। भूमिका के इस सवाल पर अब जॉन कहता है कि हाँ भूमिका, मुझे रोहित सर का मैसेज आया था कि वो पैलेस आ गए हैं। जॉन की ये बात सुनकर तो भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर अब वो एनी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम गाड़ी पैलेस तक पहुंचा दो, क्योंकि भूमिका भी अब जल्दी से अपने भाई और भाभी से मिलना चाहती थी, क्योंकि भूमिका को बहुत ही दिन हो गए थे अपने भाई भाभी से मिले हुए। भूमिका ने अब एनी से कह तो दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भूमिका को अपनी कही हुई बात पर अब इतना अफसोस होगा, क्योंकि एनी ने जैसे ही भूमिका के मुंह से ये सब सुना तो एनी ने अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी जोर से बढ़ा दी थी कि जॉन तो यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि जॉन खुद एक रोबोट था, लेकिन यहाँ पर पीछे बैठे हुए भूमिका और निखिल के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था।
आज एनी ने कॉलेज से लेकर रोहित के पैलेस तक का सफर रोज के मुकाबले अब जल्दी ही पूरा कर लिया था, क्योंकि जैसे ही भूमिका ने उसे जल्द से जल्द पैलेस में पहुंचने के लिए बोला तो तभी एनी ने भूमिका को बोला था कि यस योर कमांड इज एक्सेप्टेड, और एनी ने बिल्कुल ही पूरी ही हाई स्पीड में गाड़ी को बढ़ा दिया था। निखिल और भूमिका के लिए वो स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। आज उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि आज वो शायद सही सलामत नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही एनी ने अब गाड़ी को रोहित के पैलेस के सामने खड़ा किया, तब भूमिका और निखिल दोनों की ही सांस में सांस आई। अब निखिल भूमिका को घूर घूर कर देख रहा था। अब निखिल को ऐसे देखते हुए अब भूमिका भी समझ जाती है कि आखिर निखिल उसको ऐसे क्यों देख रहा था। भूमिका कहती है, निखिल को ऐसे घूरता हुआ देखकर कहती है, अरे मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एनी इतनी बुरी तरह से गाड़ी को चलाएगी कि वो गाड़ी को एक हवाई जहाज ही बना देगी। अब भूमिका की इस बात को सुनकर अब निखिल भी कहता है, तुम्हें ये तो अच्छी तरह से पता है ना कि एनी एक रोबोट है, इसलिए एनी को इन सब चीजों से तो डर नहीं लगता, लेकिन हम तो इंसान है ना, हमारा तो कुछ भी हो सकता था ना। निखिल की बात पर अब भूमिका भी अपने सिर पर हाथ मारती हो और अपनी कही हुई बात पर अब वो फिर से पछताती है कि उसे सच में अपनी कमांड देने से पहले उसे 10 बार सोचना चाहिए था। इसलिए अब भूमिका अब निखिल से कहती है, ठीक है हम सही सलामत आ गए ना, अब क्या तुम उतरोगे गाड़ी से। नहीं भी अब तक गाड़ी को वहां पर पैलेस में लाने के बाद अब उसे वहां पर पार्क कर देती है, और अब वो फिर जल्दी से अनिका को एक रोहित और अनिका को एक मैसेज कर देती है कि इस वक्त आप दोनों अपने रूम में ही हैं, मैं और जॉन वहीं पर ही बाथरूम के रास्ते से आने वाले हैं। ये मैसेज टाइप करने के बाद ही अब एनी अनिका और रोहित दोनों को ही इसे सेंड कर देती है, और फिर वो गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। यहाँ जॉन भी अब तक गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो और एनी देखते हैं कि भूमिका और निखिल को गाड़ी में ही स्टैचू की तरह ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल ही एकदम से शांत थे, क्योंकि निखिल और भूमिका दोनों ही आपस में बहस हो गई थी, इसलिए अभी वो दोनों ही चुप थे। जॉन ने अब निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि निखिल हम पैलेस आ गए हैं, क्या अब तुम उतरो गाड़ी से। जॉन की ये बात निखिल अब अपने डर से बाहर आते हुए ही अब भूमिका को फिर से ही देख रहा था कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, क्या जरूरत थी तुम्हें आने को ऐसी कमांड देने की। अब निखिल के इस सवाल पर अब भूमिका भी अपने डर को अभी तक काबू करते हुए कहती है कि अरे मुझे क्या पता था कि ये इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चलाएगी, और हम इस बारे में पहले भी तो बात कर ही चुके हैं, अब छोड़ो इस बात को। भूमिका की इस बात पर निखिल अब उसे एक एंग्री लुक फिर से देता है, और फिर वो भूमिका से कहता है कि अब उतरो जल्दी निकलो यहाँ से। निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब निखिल कहता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी थी ना पहले इसमें आने की, तो अब उतर क्यों नहीं रही हो। इतना कहने के बाद फिर अब भूमिका कहती है कि पहले हम फ्रेश हो जाते हैं अपने रूम में चलकर, फिर हम अनिका और रोहित से मिलने के लिए जाएंगे। तुम जानते हो ना कि मुझे उनसे क्या बताना है। भूमिका की इस बात पर अब निखिल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और फिर वो दोनों ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जॉन और एनी भी बेसमेंट से बाथरूम से होकर सीधा ही वो दोनों भी अब अनिका और रोहित के रूम में आ जाते हैं। जब एनी और जॉन दोनों ही रोहित और अनिका के रूम में आते हैं, तो वो देखते हैं कि अनिका और रोहित दोनों ही इस वक्त अपने रूम में बड़े ही शांति से बैठे हुए थे। जॉन और एनी जल्दी से रोहित और अनिका के सामने आ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, तो रोहित और अनिका दोनों ही साथ में कहते हैं कि सबसे पहले अंजलि मामी के बारे में बताओ, वो यहाँ पर क्यों आई है और कैसे आई है, क्योंकि हमें अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनिका का ये सवाल सुनकर अब एनी अनिका को सब कुछ बताने लगती है कि कैसे अंजलि मामी ने अनिका और रोहित को एक मैसेज किया था जब वो दिल्ली थी, जिसमें उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो दोनों उनके खोए हुए बेटे को ढूंढने में उनकी हेल्प करें। और फिर एनी ने अंजलि मामी को अपने पास यहाँ मतलब पेरिस में बुला लिया था बिना किसी को इन्फॉर्म किए। सिर्फ किशन मामा ही जानते थे कि अंजलि इस वक्त अनिका के साथ है, और फिर अंजलि की वहाँ यहाँ पर आने के बाद किडनैपिंग से लेकर उस पूरे ही मार्केट से अंजलि मामी को यहाँ पर खुद एनी ही लेकर आई। ये सारी ही बातें एनी ने अब अनिका को बता दिया था।
और इतना ही नहीं, एनी ने अब अनिका को बताया कि उसे और जॉन को ये शक है कि अंजलि मामी का खोया हुआ बेटा कोई और नहीं बल्कि आकाश गुलेरिया है। एनी अब तक सारी ही डिटेल्स अनिका को दे देती है और कहती है एनी ने आकाश को अंजलि मामी और कैसे एनी ने अंजलि और आकाश मामी का डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन उन्हें कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। इसलिए एनी ने उस डीएनए रिपोर्ट को अपनी बॉस यानी कि स्वाति मल्होत्रा को भेज दिया था ताकि वो अच्छे से कंफर्म करके उन्हें एक कंक्लूजन पर भेज सके। लेकिन अब तक एनी और जॉन को कोई भी स्वाति मल्होत्रा की तरफ से अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था जिससे वो किसी भी चीज पर कंफर्म हो कि आकाश गुलेरिया अंजलि मल्होत्रा का बेटा है या नहीं। एनी की ये सारी बातें सुनकर तो रोहित और अनिका को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन दोनों के सिर पर ही कोई हाइड्रोजन बम ब्लास्ट कर दिया हो, क्योंकि उनके एब्सेंस में यहाँ पर इतना बड़ा कुछ हो गया है ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर जॉन और एनी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया था। अनिका और रोहित दोनों अभी यही ही सोच रहे थे कि उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पैलेस में क्या क्या हो गया है। अनिका ने अब एनी से कहा कि तुम एक काम करो, जल्दी से उस डीएनए रिपोर्ट को राजलक्ष्मी को भिजवा दो। वो आकाश का ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर को निकाल लेगी और फिर उसे अंजलि मामी के साथ मैच कर लेगी। और एक और बात, डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ आकाश की वो मेडिकल हिस्ट्री की फाइल भी अटैच करके भेजना जब वो 5 साल का था, क्योंकि अब तक एनी बता चुकी थी कि वो कैसे उसने वहां पर आकाश के सिस्टम को भी हैक कर लिया था। इसलिए अब उसके पास उसके आकाश की सारी ही मेडिकल रिपोर्ट्स थी। अब अनिका कहती है और एक बात है, तुम्हें बड़ी चालाकी से ही उन रिपोर्ट्स पर से आकाश का और अंजलि मामी का नाम हटाना है और कोई भी 2 फेक नाम उन रिपोर्ट्स में डालना होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। मैं आपके फोन से राजलक्ष्मी को ये सब भेज देती हूँ। ये कहते हुए ही एनी अनिका और रोहित के रूम से निकलकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। और अब फिर जॉन रोहित से कहता है कि रोहित सर, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, पहले मैं एनी की हेल्प कर देता हूँ। ये कहते हुए ही अब जॉन भी एनी के पीछे पीछे वहां पर लैब की तरफ चला जाता है। एनी और जॉन के रोहित और अनिका के कमरे से जाने के बाद रोहित और अनिका तो दोनों बस फटी हुई आंखों से ही एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हो गया था वो बस अभी उसी के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर कैसे आकाश गुलेरिया और अंजलि का एक रिश्ता हो सकता है। रोहित ने अनिका से पूछा कि क्या तुम्हें शक है अनिका कि आकाश ही अंजलि मामी का खोया हुआ बेटा है। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कुछ देर के लिए तो चुप रहती है, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे शक नहीं है मिस्टर मारवा, मुझे तो पूरा यकीन है कि आकाश सच में ही अंजलि मामी का ही बेटा है। लेकिन अंजलि मामी को कुछ भी बताने से पहले उसको बताने से पहले एक प्रूफ चाहिए होगा। मैं पहले पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बस शक ही है। इसलिए मैंने एनी से कहा है कि वो राजलक्ष्मी को डीएनए रिपोर्ट भिजवा दे, क्योंकि एक राजलक्ष्मी ही है कि जो बड़ी ही आसानी से एक असली डीएनए को रीड कर सकती है, वो उनके असली स्ट्रक्चर्स को निकाल सकती है। मुझे राजलक्ष्मी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उसने अलेक्जेंडर के डीएनए का भी ओरिजिनल निकाल लिया था, उसी तरह से वो शायद इसका भी निकाल लेगी। थोड़ी ही देर तक कुछ सोचने के बाद अब अनिका फिर से रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, जिस तरह से आपने ये पता लगा लिया था कि आखिर नताशा ने पिंकी को सरेया से कैसे चुराया था, तो क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित तो समझ जाता है कि आखिर अनिका उससे क्या कहना चाहती है, लेकिन वो अनिका से ही मुंह से पूछना चाहता है और कहता है हाँ अनिका, बोलो क्या बात है। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जिस तरह पिंकी का आपने पता लगा लिया था, तो क्या आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आकाश को अंजलि मामी से किसने दूर किया था। कौन था वो जिसने आकाश को अंजलि मामी से चुराया था, और फिर आकाश पापा के पास कैसे पहुंचा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि हाँ, ये काम तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अनिका से ये कहने के बाद अब रोहित जल्दी से अब अपना फोन निकालता है और फिर एक नंबर डायल कर देता है। थोड़ी ही देर की रिंग के बाद जब सामने से वो नंबर उठाया तो अब रोहित कहता है कि तुम जहां पर भी हो, जिस भी जगह पर हो, जल्द से जल्द तुम किसी ऐसी जगह पर जाओ जिससे कि तुम्हारी बात को कोई भी ना सुन सके, क्योंकि जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। ये रोहित ने जिस शख्स को यहाँ पर फोन मिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि चिराग मेहता था।